नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। शंखनाद देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आंसुओं का सैलाब, जी हां, मोरबी मांगे इंसाफ। आखिर कौन है 135 मौत का जिम्मेदार? मोरबी में आज ये सवाल वो परिवार पूछ रहे हैं जिन्हें यह हादसा जिंदगी भर के जख्म देकर गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी का दौरा किया, हादसे वाली जगह जाकर वजहों को समझने की कोशिश की, पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की, वहीं घायलों का हाल जाना और भरोसा दिया कि उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। मोरबी का दर्द समझने आज प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे। पीड़ित परिवारों के साथ दुख साझा किया, अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, हादसे की वजह को समझने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, रेस्क्यू करने वाली टीम से मुलाकात की। आज जब प्रधानमंत्री मोदी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे तो वो बस इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की, बातचीत की और हालातों को समझने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की ओर से पूरा भरोसा दिया गया है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी आप लोगों से मिले, क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने तो सभी को आश्वासन दिया कि भाई योग्य कार्यवाही होगी और आप सबको भी ऐसा सब आश्वासन दिया। मैडम सही है, तो ये घाव आपको मोरबी एक्सीडेंट, पूल एक्सीडेंट में ही लगे? जी, मैं भी वहाँ घटनास्थल पर था, मेरी बच्ची और मेरे बेटे के साथ, और वो बीच में ही था मैं, और अचानक वो पुल टूटा तो हम सभी डूब गए। तो मेरे हाथ में केबल लग गया तो मैं उसको लटक रहा था, तो उसकी वजह से ये मुझे लगा। क्या मांग रहेगी सरकार से? नहीं, अभी हम तो सामान्य आदमी, देखिए मांग करना और ये सब ठीक है, पर हमारे जो स्वजन गए उसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती ना। मेरी 10 साल की एक बच्ची थी, ठीक है, वो चली गई, तो अब वो भरपाई तो होगी नहीं, ठीक है। वो तो हो जाएगी, कार्रवाई तो पूरी होगी। ऐसा आश्वासन दिया कि पूरी कार्रवाई की जाएगी? पूरी कार्रवाई की जाएगी। कितनी देर तक थे पीएम साहब आप लोगों के साथ? कितनी देर तक थे प्रधानमंत्री साहब आप लोगों के साथ? 15 मिनट के 10 मिनट के बाद साथ बात की। पर आज आए प्रधानमंत्री जी, आप लोगों से मिले, क्या कहना था उनका? उसने तो कुछ नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं की, बस आश्वासन और अच्छी बात की और चले गए। आपकी क्या डिमांड रहेगी? जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, क्या बोलेंगे आप? तो मेरी डिमांड तो यही रहेगी कि आगे से ऐसा कुछ हादसा ना हो, वही बस चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे की जगह पर जाकर यह समझा कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, आखिर कैसे एक साथ इतने लोग इस पुल पर आ गए और करीब 150 साल पुराना पुल एक झटके में टूट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एसपी ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जांच को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तंत्र कॉम्पनसेशन के ऊपर काम कर रही है, कॉम्पनसेशन टाइमली मिल जाए सबको, और रेस्क्यू काम में अभी भी कुछ बाकी है तो वो भी रेस्क्यू काम कंटिन्यू करने के लिए बोला है, तो हम उसको कर रहे हैं और कल मॉर्निंग तक रेस्क्यू के काम चलते रहे। एक्शन को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं। यह हादसा अपने आप में सवाल है, आखिर क्यों बार बार ऐसे हादसे होते हैं? आखिर क्यों असली गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश होती है? ऐसी ही एक तस्वीर मोरबी से आई है। पुल की देखरेख का जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट था, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले उसके बोर्ड पर पर्दा डाला गया, लेकिन जब आज तक ने खबर दिखाई तो ये काम अधूरा छोड़ दिया गया। मोरबी में हुई घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद इस जगह पर आकर के जायजा लिया। ठीक इसी जगह प्रधानमंत्री खड़े थे। यहाँ पर बीजेपी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर खड़े थे। साथ ही प्रधानमंत्री के ठीक इस तरफ हर्ष सांघवी, जो कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं, वो उनको बाकायदा जानकारी दे रहे थे पूरी घटना को लेकर के, और यहाँ के बारे में तस्वीरें प्रधानमंत्री खुद देख रहे थे, सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे थे, और साथ ही संभवतः कि ये पूरी घटना कैसे हुई है। अब इस जगह पर क्या कुछ बदला है वो ये दरअसल अब इस रास्ते को यहाँ पर बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री ठीक यहाँ तक खड़े थे जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, और इसके आगे देखिए, इसी के आगे जो ब्रिज का हिस्सा है वो टूट गया है। हालांकि यहाँ पर ओरेवा कंपनी का बैनर भी लगाया गया है, क्योंकि जिस कंपनी ये इसको चला रही थी दोनों तरफ है। मसलन अगर आप ब्रिज के दूसरी तरफ देखें, वहां पर ओरेवा कंपनी का बैनर है,
और जैसे आप इस पार आते हैं, जहां से ये पहला एंट्रेंस है दूसरी तरफ से शहर के, जहां से ये पहला एंट्रेंस है, जब आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ओरेवा का बैनर दिखाई पड़ता है। एक बैनर इस तरफ है और इसके ठीक पीछे एक बैनर मेरे सर के ऊपर है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के ठीक आने के पहले इस बैनर को यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इसको ढक दिया था, तो अब ये बैनर नहीं दिख रहा है, इसको कवर कर दिया गया, ये खुला हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जो तार था, जिस तार पर ये पूरा ब्रिज टिका हुआ था, उस तार का एक हिस्सा टूटकर यहीं पर गिरा हुआ था। यानी ये सर के ऊपर से, ये जो हवेली है इसकी दीवार के ऊपर से अभी भी तार देखिए गुजर रही है, क्योंकि एक तार टिकी है, दूसरी टूट गई। वो तार का हिस्सा यहीं तक, आज से दोपहर तक वो यहीं गिरा हुआ था और उसके बाद इसको जो है अधिकारियों ने उठा के दूसरी तरफ कर दिया, दरअसल जहां पर उसका जोड़ है। अब ये जगह काफी साफ सुथरी लग रही है। यहीं पर हमें जो नट दिख रहे थे, बोल्ट दिख रहे थे, स्क्रू दिख रहे थे और उसके साथ साथ एक बच्चे का जूता यहाँ पर, जो बेहद मार्मिक दृश्य था। सिविल अस्पताल का भी हाल कुछ जुदा नहीं है। पीएम के दौरे से पहले अस्पताल में पुताई का काम कराया गया, बाकायदा सफाई कराई गई, सड़क ठीक कराई गई ताकि बद इंतजामी ना दिखे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन स्तर पर किस तरह का काम किया जा रहा है। जो पानी का मशीन है, वाटर कूलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कल रात में लगा है। ये जो पूरा पैराफेट है ये कल ही बनाया गया है और ये जो कूलर है वो कल ही यहाँ पर रखा गया। देखिए यहाँ से, इसके अंदर से पानी तक नहीं आ रहा। दूसरी अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ के कनेक्शन की बात करें, देखिए इसे कनेक्शन किया ही नहीं गया। ये देखिए, ये जो यहाँ के जो कुछ लोग हैं, देखिए इसका कनेक्शन ही नहीं। ये जो वाटर कनेक्शन का जो पाइप है वो ऐसे पड़ा हुआ है। तो आप तस्वीरों में साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से जल्दबाजी में ये पूरा काम हुआ है। इतने जल्दबाजी में क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के पहले ही ये सब चीजें की गई है। और ये जो वाटर कूलर, बस ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी कई सारी ऐसी चीजें हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के पहले एक पूरी तरीके से एक फेसलिफ्ट किया गया है इस पूरे अस्पताल का। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से उम्मीद जगी है न्याय की, असली गुनहगारों के सलाखों के पीछे जाने की, ठीक ढंग से जांच होने की, जिसकी उम्मीद ये पीड़ित परिवार लगा रहे हैं। गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक। तो पीएम मोदी ने पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा दिया, लेकिन सवाल यही कि क्या जांच में सिर्फ बलि के बकरे तलाशे जा रहे हैं, सिर्फ छोटी मछलियों को निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि अब तक सिर्फ 9 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन असली गुनहगार अभी भी जांच के दायरे से दूर दिखाई दे रहे हैं। मोरबी में कहीं मातम है, कहीं दिल को चीर कर रख देने वाला दर्द दिखता है और कहीं मौत का सन्नाटा पसरा है। जो पुल लोगों के लिए काल बन गया, उसे लेकर यूं तो कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मोरबी के असल गुनहगारों का हिसाब आखिर कब होगा? कब हादसे के असल दोषियों पर कार्रवाई होगी? 134 जिंदगियों के गुनहगारों पर कब नकेल कसी जाएगी? मोरबी में अपनों को खोने वाला हर परिवार ये सवाल उठा रहा है। अब तक हुई 9 गिरफ्तारियों को खाना पूर्ति बता रहा है। सवाल ये है कि जिस कंपनी को, ओरेवा को ये ठेका मिला था, उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? छोटे क्लर्क से लेकर के बड़े कमिश्नर तक की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि लोग ना बैठें। और अब तक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस की, कि जब पता चल रहा है कि भीड़ है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आपने लोगों को क्यों नहीं हटाया? ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? और दर्द में डूबे लोगों के इन सवालों पर सियासत भी गर्माती जा रही है। मोरबी हादसे के बाद बात अब कंपनी को ठेके और इसकी आड़ में करप्शन तक आती जा रही है। ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या
रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। गुजरात में चुनावी माहौल के बीच केजरीवाल ने पुल के ठेके के नाम पर करप्शन वाला मुद्दा उठाया तो मनीष सिसोदिया ने इन आरोपों को आगे बढ़ाया। घड़ी कंपनी को पुल का रखरखाव देने पर सवाल किया, इसे घोटाला बताकर बीजेपी नेताओं से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये जो कंपनी है घड़ी बनाने वाली, जिसको बिना अनुभव के ठेका दिया गया, बिना टेंडर के ठेका दिया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी ने कितना चंदा लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इस कंपनी से कितना चंदा लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इसके मालिकों से कितना चंदा लिया है? और इस कंपनी के मालिकों की बीजेपी के किन किन नेताओं से नजदीकी है? भारतीय जनता पार्टी इस बात का खुलासा करे कि मोरबी में जो 150 लोगों की हत्या हुई, उस हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला है, ये बात भारतीय जनता पार्टी बताए। मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को नहीं घेर रही है, हर विरोधी गुजरात सरकार को घेर रहे हैं। मोरबी हादसे के बहाने बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी कंपनी की बीजेपी नेताओं से गठजोड़ की आशंका जताई तो जवाब देने के लिए बीजेपी आगे आई। ये सही बातें सामने आनी चाहिए, कंपनी की बात भी आनी चाहिए। कंपनी ने कोई डोनेशन दिया है या कोई ठेका लिया है, ये बातें सत्य सामने आएगा, कमीशन की रिपोर्ट से आएगा। आज कुछ लोग अरेस्ट कर लिया दिखावे के लिए, वही हमारे जाने के बाद किया है। तो मेरा मानना है कि हमने आज जाकर के सरकार पे दबाव बनाने का काम किया है कि न्याय मिले उनको, जिनके परिवार में हादसे हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग जो है जिन करप्शन सुबह से शाम तक जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं करप्शन को, वो हर समय उनको करप्शन ही नजर आएगा। बीजेपी जांच के बाद इस हादसे के हर एक दोषी पर एक्शन का भरोसा दिला रही है, लेकिन इस भरोसे के बावजूद पुल के रखरखाव को लेकर सवाल बेहद गंभीर हैं, जिसके चलते पूरे शहर में मातम वाली तस्वीर है। तो जो घटना घटी, अब उसके कई सारे पहलू जांच में आ रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया कि जो हुए थे, कैसे जो तार थे वो पूरे रस्टेड थे, इसलिए टूटे। आज मैं उस हिस्से पर भी गया था देखने के लिए जहां पर ये एंकर बोल्ट लगाए जाते हैं, क्योंकि इतने मोटे तार है, उन्हें कहीं जमीन से फिक्स किया जाता है। उनको देख के ही लगता है कि महीनों से न तो उनकी सफाई हुई है, न उनको ध्यान दिया गया है। पूरी तरह से रस्टेड है और जंग लगी हुई है। कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल BIS के नियमों के तहत होते हैं, जब आप सस्पेंशन ब्रिज, हाइड्रोलिक ब्रिज या इस तरह के एरो ब्रिज बनाते हैं, या फिर आप देखिए कई जगहों पर इस तरह के जो सिग्नेचर ब्रिज बनाए जाते हैं, उनके खास मेंटेनेंस के नियम होते हैं, उनका पालन बेहद जरूरी होता है। कार्बनिक ना हो जाए, कहीं से उनमें जो है उनके आयरन है वो खराब ना होने लगे, और वो मेंटेनेंस अगर नहीं होता है तो उसकी भार सहने की क्षमता जो है वो खत्म होने लगती है, वो छीड़ होने लगती है। हादसे की जांच और एक्शन के बीच सियासत बढ़ रही है और बीजेपी के ही कुछ नेताओं के बयानों से मौत पर राजनीति तूल पकड़ रही है। हम सबको उनके प्रति संवेदनाएं हैं, उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। भगवान उनके परिवारों को शक्ति दे ये हादसा सहन करने की, और सरकार ने पूरी तरह से उन परिवारों की मदद करने का भी ऐलान किया है। हादसे हो जाते हैं, इनमें लापरवाही लोगों की भी होती है और जो संभालने वाले जिनको व्यवस्था की जिम्मेवारी दी उनकी भी होती है। अब इससे ऐसे समय में राजनीति करना ये किसी को भी शोभा नहीं देता। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले विरोधी मोरबी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। ठेके और पुल हादसे के बाद हुए एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। साफ है कि गुजरात में चुनावी लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मोरबी हादसे पर सियासत और बढ़ेगी। मोरबी से गोपी घांघर के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। गुजरात के बाद अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बड़ी चिट्ठी द्वारा बम फोड़ा है। चंद्रशेखर ने दावा किया कि उससे केजरीवाल ने मंत्री सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए की वसूली की है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्म हो गई। बीजेपी जहां आप पर हमलावर है, तो वहीं केजरीवाल इसे मोरबी मामले से ध्यान भटकाने की साजिश बता रही है।
जिसने बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को अपने जाल में फंसाया, ठगी का जाल बुनकर कई अभिनेत्रियों की मुश्किलों को बढ़ाया, जिस महाठग के सैकड़ों करोड़ के खेल की जांच चल रही है, जिसके मायाजाल की कई बड़ी एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं। अब उस महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने नया चिट्ठी बम फोड़ दिया है और उसकी चिट्ठी ने दिल्ली की सियासत में नया संग्राम छेड़ दिया है। उपराज्यपाल को लिखी अपनी चिट्ठी में सुकेश ने जेल में उससे करोड़ों की उगाही का दावा किया और उगाही का आरोप दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर मढ़ दिया है। मैंने उनको एक कवरिंग लेटर ड्राफ्ट करके ओरिजिनल लेटर उसके साथ एनेक्स करके जो हैंड रिटन है मैंने एलजी साहब को मैंने पोस्ट कर दी। शायद उसी लेटर के कॉग्निजेंस के बाद अभी एलजी साहब ने 82 पुलिस पर्सनल के खिलाफ अराउंड 20th of अक्टूबर को उन्होंने एक सैंक्शन दिया है, जिसमें 82 जेल ऑफिसर्स के खिलाफ अभी कार्रवाई शुरू होगी इसी एक्सटॉर्शन के मैटर में। सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में सुरक्षा देने के बदले उससे 10 करोड़ रुपए लिए। उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में सुकेश ने लिखा कि 2019 में सत्येंद्र जैन जेल में मुझसे मिले। सत्येंद्र जैन के साथ उनके सचिव और करीबी दोस्त भी थे। सत्येंद्र जैन ने मुझे जेल में सुरक्षा के बदले पैसे की मांग की। सत्येंद्र जैन ने मुझे हर महीने 2 करोड़ देने को कहा। सत्येंद्र जैन ने बीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ देने को कहा। 2-3 महीने के दौरान मुझसे 10 करोड़ की रकम वसूली गई। पैसों की वसूली कोलकाता में की गई। सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी को दिया गया पैसा। सुकेश ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सारे सबूत दे सकता हूं। सुकेश चंद्रशेखर की यह चिट्ठी सामने आते ही सियासत गर्मा गई। आरोपों की नई किस्त फिर गुजरात चुनावों तक आ गई। सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर एक नहीं कई आरोप लगाए और उनकी पार्टी को भी घेरा है। महाठग ने चिट्ठी में लिखा कि मैं सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं। आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ से ज्यादा दे चुका हूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे साउथ जोन में बड़ा पद देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजने का भी वादा किया था। आज जो दिल्ली का जेल मंत्री है वो खुद उसी जेल में अपनी सजा काट रहा है, मगर हमें यह नहीं पता था कि बाहर भी पैसा कमाते हैं और जेल के अंदर भी पैसा कमाते हैं। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी और आप के बीच नई लड़ाई छिड़ गई है। इस बार आरोप ठग से वसूली के हैं और दोनों पार्टियों के बीच इस पर जमकर ठनी है। मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो गुजरात चुनाव की हलचल ने दिल्ली में आप और बीजेपी की जंग को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुद्दे गुजरात की सियासत को गर्म कर रहे हैं। एक लड़ाई योगा क्लास को लेकर है, जहां एक बार फिर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी में ठन गई। ये योगा क्लासेस जारी रहेंगी। घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी, कटोरा लेके। मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। अरविंद केजरीवाल का ये बयान दिल्ली में उस नए घमासान का सीधा संकेत है जो योग की क्लासेस को लेकर शुरू हो गया है। 1 नवंबर यानी आज से दिल्ली सरकार की योग की क्लासेस बंद हुई तो उस पर नया संग्राम छिड़ गया। आपका सीधा आरोप है आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाली इस योजना में बीजेपी रोड़े अटका रही है। जानबूझकर उपराज्यपाल दफ्तर में इस योजना की फाइल रुकवा रही है।
हालांकि इस टकराव के बीच केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में योग की क्लासेस जारी रहेंगी। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी, योगा बंद नहीं होगा। ये लोग अपने सत्ता के अहंकार में कानून का दुरुपयोग करके, अफसरों को डरा धमका के, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत दुरुपयोग करके ये चाहे सरकार का समर्थन वापस ले लें, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इन योगा क्लासेस को करवाएंगे। दरअसल इस विवाद की शुरुआत बीते शुक्रवार को तब हुई जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और फिर उपराज्यपाल की ओर से कोई आदेश न जारी करने की बात कही। उधर बीजेपी आम आदमी पार्टी के आरोपों को गलत बता रही है। दलील है कि खुद की गड़बड़ी छिपाने के लिए आप झूठे आरोप लगा रही है। मैं आज 2 सवाल मनीष सिसोदिया से पूछना चाहूंगा। क्या आप परसों जब मिलने गए हो, 2 दिन पहले आप मिलने गए, क्या आप फाइल साथ लेके गए कि ये फाइल है और आप कृपा करके इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इसको साइन करिए? आप लेके नहीं गए। उसका कारण है चूंकि इंस्ट्रक्टर को 20,000 रुपए मिलते हैं और कंसल्टेंट को 1.5 लाख रुपए देते हैं। आपकी सरकार जो दे रही है वो 1.5 लाख रुपए दे रही है, उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। और जो चीजें सामने आ रही हैं कि आपने फाइनेंशियल अप्रूवल्स नहीं लिए हैं, टेंडर नहीं किया है, इसी वजह से आप लोग जानबूझ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फाइल नहीं भेज रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली की योगशाला के तहत राजधानी में 600 जगहों पर योग की क्लासेस लगाई जाती हैं। फ्री योग क्लासेस से 17,000 से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच रहा है। साथ ही इस योग क्लासेस से पोस्ट कोविड बीमारियों से जूझ रहे करीब 11,000 लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने में मदद मिली। इसी दावे के चलते केजरीवाल हर हाल में योग क्लासेस जारी रखने की बात कह रहे हैं। टीचर्स की पेमेंट के लिए भीख तक मांगने की बात कह रहे हैं। ये योगा क्लासेस जारी रहेंगी। मेरी सभी टीचर्स से अपील है कि आप योगा क्लासेस में कल से जाइए, आप योगा क्लासेस लीजिए। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। दिल्ली में बीते कुछ समय से तमाम मुद्दों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दोनों पार्टियों की सियासी जंग की ये अगली कड़ी है। इस बार योग के मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति में लड़ाई छिड़ी है। कुमार कुणाल के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।